हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि डेली हम लोग मिलते हैं 6 बजे के टाइम में, जहां से हम डिस्कस करते हैं पीआईबी के रिगार्डिंग जो भी आर्टिकल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करें, मेंस की बात करें, इसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और कहीं ना कहीं आपके इंटरव्यू के लिए भी कुछ आर्टिकल्स आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी आपके सांसद टीवी के भी जो कुछ इंपॉर्टेंट डिबेट्स होते हैं, तो ये डिबेट्स के रिगार्डिंग भी हम यहाँ जो आर्टिकल्स हम वो लेके आते हैं, ताकि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपकी जो कवरेज है वो हो सके। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग। और थोड़ा सेशन को शेयर कीजिए। आप ही लोग की रिक्वेस्ट में चीजें फिर से पहले की तरह रिज्यूम हो चुकी है। आई होप कि आप सभी लोग अपने नोट्स बना रहे होंगे और अपने साथ में पेन और नोटबुक लेके बैठ जाए, ताकि आपके नोट्स अच्छे से बेटर तरीके से बन सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आज भी हमें 5 आर्टिकल्स कवर करने हैं। 5 आर्टिकल्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला आर्टिकल हम बात करते हैं आज के रिस्पेक्ट में। तो पहला आर्टिकल ये है आपका, हिंद महासागर में चीनी की उपस्थिति को लेकर है, यानी कि इंडियन ओशन में जो चाइना है इसकी जो प्रेजेंस है, इसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल्स आया हुआ है। पहले तो हम ये बात करेंगे कि ये आर्टिकल्स आपके किस में, कौन से पेपर में आपका कवर होने वाला है। तो पहले हम बात करें पेपर की। तो ये आपका पेपर की बात करें तो पेपर आपका होगा जीएस पेपर 2, क्योंकि पेपर 2 में एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सिलेबस है इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध के बारे में। तो उसी में ये आपका छोटा सा आपका जो टॉपिक है ये कवर होगा। ठीक है, अब एक सवाल ये निकल के आ रहा है कि क्या कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि हाल ही में ये हुआ है कि चीन की शीर्ष विकास सहायता एजेंसी ने दक्षिण पश्चिम चीनी शहर कुनीमिंग में पहला चीन हिंद महासागर क्षेत्र फोरम, फोरम यानी कि मीटिंग बोल सकते हैं, मीटिंग। ठीक है, मीटिंग कर सकते हैं, आयोजित किया। ये इतना है कॉन्टेक्स्ट में, खबरों में इतना ही है। लेकिन इसके पीछे जो माया जाल है ना, वो बहुत बड़ा है। इसको हम समझेंगे खास कर इस सेशन में। हम लोग इस टॉपिक में जल्दबाजी नहीं करेंगे। हाँ, जल्दी चलेंगे, लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे। दोनों में अंतर होता है। ठीक है, तो क्योंकि कंटेंट देना बहुत बड़ी बात नहीं है, समझाना होता है चीजें। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस और धैर्य बना के चलेंगे मेरे साथ में, समझना। ठीक है, इसमें समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चीन ने अभी हाल ही फिलहाल में एक मीटिंग, एक फोरम एक ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें आप कह सकते हैं कि 19 जो देश है, 19 जो कंट्री है, इसको प्लस चीन, चीन यानी 20, इसको इनवाइट किया गया था। इस 19 देश में से एक भारत भी था, भारत को भी इनवाइट किया गया था। और नाम तो देखिए क्या नाम रखा है कि यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी चीनी शहर कुनियों में ये तो किया गया था, लेकिन इसका नाम था हिंद महासागर, चीन हिंद महासागर क्षेत्र फोरम। यहाँ देखिए, चीन हिंद महासागर आपका क्षेत्र फोरम यानी मीटिंग, ये नाम ही किसमें है, हिंद महासागर, इंडियन ओशन के बारे में। तो खुद सोचिए कि भारत का जो खासकर दक्षिणी जो पार्ट है, जहां आपका इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है, इसको लेकर चाइना मीटिंग करता है 19 कंट्री के साथ में। और सबसे बड़ी बात क्या है पता, कि कुछ पागल जैसे कंट्री, हमारे जो पड़ोसी देश है, उन्होंने भी इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। भारत ने किया, इंडिया ने किया। अभी बात करेंगे इस मीटिंग का मेन जो मोटो, जो उद्देश्य है वो क्या था, ये भी हम बात करेंगे। लेकिन इसके पहले हम ये बात करते हैं कि भारत इसमें इस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। इसमें श्रीलंका कर लिया, नेपाल कर लिया, बांग्लादेश भी कर लिया, भूटान जो हमारा सबसे ट्रस्ट वाला जो दोस्त है, जिसके ऊपर ट्रस्ट है हमें और उसे भी ट्रस्ट है, वो नहीं किया। उसे भी इनवाइट किया गया था, लेकिन वो नहीं किया। क्योंकि हम लोग, जहां तक आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग आईआर वाले जो क्लास में, मैगजीन क्लास में हम लोग ये कवर किए थे कि भारत के लिए जो पड़ोसी देश की जब बात करते हैं, तो सबसे एक वफादार, एक सबसे ट्रस्टेबल जो फ्रेंड निकल के आता है, वो भूटान ही निकल के आता है। भूटान इंडिया का एक सच्चा मित्र भी है और एक अच्छा ट्रेड पार्टनर भी है, व्यापार के लिए भी एक अच्छा एक दोस्त भी है। लेकिन बाकी सारे जो देश है ना, ये लोग थोड़ा बहुत झुकाव कर लेते हैं। और खासकर नेपाल को तो छोड़ दीजिए। ठीक है, नेपाल जो है ना, वो एक कहते हैं हम लोग बिगड़ा हुआ बच्चा, वो इस तरीके से हो गया है ना, मतलब वो बिगड़ गया है। वो चाइना के पास में, आपको मालूम है कि चाइना बहुत सारे प्रोजेक्ट बना भी रहा है, ये अभी यहाँ इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये कंट्री इसमें पार्टिसिपेट किए। थोड़ा हम बात करते हैं कि क्या क्या चीजें आगे चली। ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं कि इंडो पैसिफिक जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ही नहीं, चीन और प्लस 19 कंट्री ये आपस में यहाँ पर इस मिशन में, ये बोल सकते इस फोरम में पार्टिसिपेट किए। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि इस मिशन का जो एक मेन उद्देश्य, जो उद्देश्य होता है ना, इसका उद्देश्य ये था कि समुद्री आपदा निवारण और शमन सहयोग तंत्र। चीन ने खासकर इस फोरम में, इस मीटिंग में एक घोषणा ये की
कि इस मीटिंग का जो मेन जो पर्पस है, जो मेन उद्देश्य है, वो ये है, मुख्य उद्देश्य ये है कि इसका समुद्री यानी कि जो ओशन वाला जो पार्ट है, ओशन में आपदा क्या होगा, साइक्लोन होगा। जो आपके साइक्लोन होते हैं, जो आप समुद्र में जो खासकर वेव तरंग आते हैं, ठीक है, तरंग, वो चीज आपदा होगा। कोस्टल रीजन का इरोजन होना, ठीक है, अपरदन होना, ये सब कुछ आपदा हो गया, है ना। फिर साइक्लोन हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। तो इसको लेकर यहाँ पर एक मीटिंग हुई। इसके बाद में यानी कि आपदा के निवारण के लिए यहाँ पे एक मीटिंग की गई समुद्री, ठीक है, बाकी आपदा को छोड़कर। शमन सहयोग यानी कि आप बोल सकते हैं इसके मिटिगेशन कॉपरेशन, यानी कि अब इसको सही करने के लिए, अब ये जो डिजास्टर है, ये जो आपदा आपदा है, इसको सही करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए कौन कौन से हम लोग स्टेप्स ले सकते हैं, क्या सहयोग कर सकते हैं, चाइना क्या कर सकता है, बाकी कंट्री किस तरीके से अपना जो योगदान वो दे सकते हैं, इसके रिगार्डिंग यहाँ बात की गई है, ठीक है। तो इसका मेन उद्देश्य तो मालूम चल गया क्या इसका मेन उद्देश्य है। क्या बाकी कंट्री के पास में पहले से ऐसा कुछ नहीं था? क्या बाकी कंट्री जो थे, क्या पहले से मतलब शांत बैठे हुए थे? अभी तक कुछ भी आपदा कुछ नहीं आया और ये लोग कुछ भी नहीं किए कि चाइना यहाँ पर हीरो बन के आगे आ गया, वो भी अपने साउथ चाइना सी को छोड़कर, ये हमारे हिंद महासागर में, यहाँ पर हमारे देशों के साथ में, जो पड़ोसी देश है उसके साथ में मीटिंग कर रहा है। इसमें लाओस भी है, थाईलैंड भी है, म्यांमार भी है, इसमें कंट्री थे। लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी पड़ोसी कंट्री जो सबसे, नेपाल, बांग्लादेश, जो मतलब अच्छी एक फ्रेंडशिप भी है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट किया। अब ये इंडिया के लिए एक चिंता का विषय है, भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो क्योंकि भारत का यहाँ पर एक रिप्लाई आता है, कौन सी रिप्लाई, भारत का जवाब यहाँ से आता है कि चीन को और बाकी सारे कंट्री को, भैया आप ये क्या कर रहे हो, हमारे पास तो पहले से चीजें संस्था है इसके लिए, कि जो आपदा प्रबंधन के लिए, खासकर जो समुद्री निवारण, जो आपदा निवारण है, ये तो पहले से हम लोग चीजें डिसाइड कर बैठे हुए हैं, हम लोग सहयोग दिए नहीं है। बहुत सारी डिजास्टर आपदा पहले भी आ चुकी है, ठीक है, चाहे आपका आंतरिक मामले में हो, चाहे आपका समुद्री आपदा हो, हर एक आपदे में भारत साथ दिया है। और ये किस आपदे की आप बात कर रहे हो, अभी कौन सी आपदा नहीं आ गई है। तो यहाँ पर इंडिया, भारत ये कहता है कि हमारे पास में IORA है, यानी कि क्या हुआ, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन हमारे पास तो ऑलरेडी है, फिर आप क्यों इधर भाग रहे हो, ये चीजें बात की गई। तो यहाँ पर भारत ये भी, और इसमें 13 मेंबर है, 13 मेंबर है इसमें, ठीक है। और इसमें चाइना भी कहीं नहीं है, इस मेंबर में नहीं है। चाइना इसका डायलॉग पार्टनर है। डायलॉग पार्टनर में क्या हुआ, और जब भी मीटिंग होती है तो चाइना को बुला लेते हैं, लेकिन चाइना इसका पार्ट नहीं है, लेकिन मीटिंग्स में तो पार्ट है ना इसका। तो फिर चाइना ये क्या नया कर रहा है, आपको मालूम है, चाइना जो भी ये करता है ना, ये इंडिया को कहीं ना कहीं टारगेट करने के लिए करता है, उसका हर एक स्टेप्स, है ना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि युआन वेंग 5, ये वो मिलिट्री जहाज है जो कि श्रीलंका में कहीं कहीं डिप्लॉय हुआ था, जिस टाइम में इंडिया ने श्रीलंका को बोला कि आप इसको यहाँ मत लाओ, फिर वो एक बार मना किया, बाद में इसको बोला ठीक है भैया आ जाओ। ये वही चीन का वही वो जहाज है, मिलिट्री जहाज है, जो कि श्रीलंका में ये रुका हुआ था, और इस नाम से कि हमें तो पेट्रोल भरवानी है, ठीक है, इस नाम से। तो युआन वेंग 5, तो ये इंडिकेट ये करता है कि चाइना का जो मंशा है ना वो सही नहीं है, चाइना का जो इंटेंशन है वो सही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और एक है, क्या ऋण कूटनीति, क्या हुआ ऋण कूटनीति, क्योंकि चाइना का एक सबसे बड़ा एक हथियार कौन सी है, डेट डिप्लोमेसी, ऋण कूटनीति। और वो ऋण देता है, लोन देता है, सस्ती दर पे वो लोन देता है। लोग बहुत सारी कंट्रीज के झांसे में फंसते हैं और ये शिकार हो जाते हैं ऋण कूटनीति का। आपने देखा होगा इसके पहले श्रीलंका का जो हालत हुआ, हम्बनटोटा पोर्ट से कैप्चर में 100 साल लीज के लिए, कोलंबो पोर्ट भी 50 साल के लिए उसके पास में। वैसे इंडिया भी डेवलप इसको किया है, लेकिन अभी चाइना के हैंडल में भी है, उस श्रीलंका गवर्नमेंट के पास भी है, लेकिन उसका कैप्चर पूरा नहीं हुआ है। हम्बनटोटा चला गया ना, सबसे बड़ी बात है। आप देखिए कि जिबूती आपका जो मिलिट्री बेस है, जो कुछ आर्टिकल में पहले बात की, जिबूती बेस का, ये भी चाइना इसमें कैप्चर किया। फिर म्यांमार में बहुत सारे जो मिलिट्री ये जो पोर्ट बंदरगाह वो डेवलप किया है। तो आप ये देख सकते हैं कि हर जगह कहीं चाइना का कहीं कहीं जो फुटप्रिंट है वो देखने को मिलता है हमें, ठीक है। और ये हथियार क्या रहता है उनका, हथियार है उनका ऋण कूटनीति, उधार दो उसको झांसे में ले लो, ठीक है, इतना इतना उधार दे दो, इतना पैसे वो ले ले, और बाद उससे मालूम है कि कौन सा कंट्री, वो पहले एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है कि कौन सा देश जो है ना पहले से बद से बदतर है, उसे लोन दे दो, बाद में वो मतलब और बर्बाद हो जाएगा तो उसके ऊपर कैप्चर कर लेंगे। ये इसकी नीति होती है। भारत के सामरिक हित देखिए, ये जो सब कुछ ये जो चल रहा है ना, ये जो फोरम मीटिंग्स, जो डेट डिप्लोमेसी, ऋण कूटनीति, ये भारत के हित के लिए तो सही नहीं है, सामरिक हित के लिए, इनकी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए ये सही नहीं है।
क्यों? क्योंकि अगर हमारी पड़ोसी कंट्री अगर उनके पक्ष में काम करते, उनके पक्ष में उनकी मीटिंग्स अटेंड करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट चलता है, ट्रेड चलता है, उनकी इकोनॉमी यानी व्यापार दोनों बीच में चल रहा है, अच्छी एक फ्रेंडशिप है, तो हमारे लिए अच्छी नहीं, क्योंकि चाइना हमारा एक अच्छा दुश्मन, एक अच्छा होते हैं, अच्छा दुश्मन है, दोस्त अच्छा दुश्मन है, ठीक है? इसके लिए, क्योंकि अब इसमें कमी क्या देखी जा रही है कि भरोसे की कमी। हमारे और बहुत सारी ऐसी पड़ोसी कंट्री जो कि हम जब हम बात कर रहे थे मैगजीन के बारे में, तो उसमें हम बात पे ये भी किए थे कि नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, अभी दोनों भारत और इन कुछ कंट्री देशों के बीच में भरोसे की कमी है, ट्रस्ट डेफिसिट है, यानी कि भरोसे की कमी है, और इसी को एक हथियार बनाकर चाइना यूज करता है, इसी को एक अवसर बनाकर, इसी को एक अपॉर्चुनिटी बनाकर जो चाइना है, जो चीन है, इसको यूज करता है, किसके लिए? तो भारत के अगेंस्ट में, इंडिया के अगेंस्ट में यूज करता है, ठीक है? तो ये छोटी सी इसमें इंफॉर्मेशन होगी, थोड़ा सा आई होप कि ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा आर्टिकल चलते हैं, और बिल्कुल फास्ट चलेंगे, एक मीडियम स्पीड होगी, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि थोड़ी सी, बहुत ज्यादा सुनो भी नहीं, बिल्कुल गौतम बुद्ध वाला पार्ट, मध्यम गति, ठीक है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आपको मालूम है कि हाल ही में क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री ने 3 दिसंबर 2022 को उनकी जयंती पर भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की श्रद्धांजलि अर्पित की है। मतलब अभी इनकी जो है खासकर उनकी जयंती पर 3 दिसंबर को आपका बोल सकते हैं 1884 में इनका जन्म होता है। 3 दिसंबर, 3 दिसंबर 1884 की इनका इनका जन्म होता है, और कहाँ पर? बिहार में, ठीक है? और इसके बाद में कहीं कहीं इनके हम कुछ और भी बातें करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी ऐसी कुछ पर्सनैलिटी करंट में होता है, डेफिनेटली आप मान चलिए कि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे बनेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन जो बनेंगे, अब इनके बारे में कुछ हम और भी आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ और आपको नहीं ले जाएंगे, वो मसाला फिर हो जाएगा, ठीक है? आपको मजा आएगा, बिल्कुल वो चीज सुनने में बड़ा मजा आएगा, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो चीज यहाँ पर डील करेंगे, वो चीज यहाँ पर हम लिख के आए हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर पहले जीएस पेपर 1 में आएगा। पेपर 1 क्यों? क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट है, जो आपके आधुनिक इतिहास है, इसका ये आपका पार्ट हो गया। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि अब इसके बाद इनके बारे में क्या हम लोग जान सकते हैं, इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई, कहाँ पर नहीं हुई, ये नहीं करना आपको, छोटा सा बस ये करना है इनके बारे एजुकेशन के बारे में, कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया, कानून के जो डॉक्टरेट है पढ़ाई की, खासकर 1937 में। लेकिन अगर हम बात करें इनका जो कार्यकाल किस तरीके से रहा, खासकर कांग्रेस के मेंबर थे नहीं थे, प्रेसिडेंट बने नहीं बने, इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रपति ये 3 बार बन चुके हैं, ठीक है? कांग्रेस के राष्ट्रपति ये 3 बार बन चुके हैं, और उसमें से सबसे पहली बात ये कि 1911, ये वो टाइम है जिस टाइम में आपको मालूम होना चाहिए कि इसी साल में जो राजधानी है वो दिल्ली शिफ्ट हुई थी, ठीक है, कोलकाता से। तो ये 1911 का वो टाइम जिस टाइम में कहीं कहीं इंडिया नहीं सॉरी ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस को ज्वाइन किए थे। तो 1911 का वो पार्ट जिस समय कांग्रेस के ज्वाइन किए थे, और इसके बाद 3 बार ये राष्ट्रपति रह चुके हैं। थोड़ा सा हम बात करेंगे थोड़ा नीचे ऊपर जाने से पहले, ठीक है? पहले हम ये बात करते हैं 1919 और 1918। 1918 का वो टाइम जिस टाइम में रॉलेट एक्ट लाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, और 1919 में आपको मालूम है कि सबसे बड़ा एक मैसेकर हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है? और इसको लेकर जो गांधी जी थे वो बड़ा मतलब परेशान भी थे और बड़ा गुस्से में थे। इसको लेकर गांधी जी फिर जो प्रोटेस्ट होता है इसको लेकर बाहर भी निकले थे, बाहर भी आए थे, लेकिन इनको जेल में रखा गया, ठीक है? जेल में डाल दिया गया। और ये जो पूरी जो घटना थी ना, ये 1918 का रॉलेट एक्ट और 1919 का जलियांवाला बाग मैसेकर, इसमें गांधी जी जिस तरह के एक्टिव होकर काम कर रहे थे, क्योंकि इसके पहले वो चंपारण जो इलाहाबाद सॉरी जो आपका मिल वाला जो केस था, ठीक है, ये सब कुछ वो कर चुके थे। लेकिन इसके बाद की हम बात करें, क्योंकि वो 1918 का ही वो टाइम था टाइम, तो इसके बाद जो ये दोनों हुआ, इसमें गांधी जी की जो एक्टिवनेस है पॉपुलर भी हो गए थे। तो यहाँ से, क्योंकि शुरुआत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ना, वो गांधी जी को मतलब एक अच्छे लीडर, एक अच्छे उनको फॉलो करते नहीं थे, मतलब एक आम नागरिक की तरह मानते थे कि यार ये आम नागरिक, ये लॉ पढ़ने के लिए खुद अब अफ्रीका चला गया, साउथ अफ्रीका चला गया, अब यहाँ क्या करने आए, कुछ इस तरह की सोच थी। लेकिन इंसान की पहचान वही होती है जब वो अच्छा काम करता है, ठीक है? अच्छा दिखना, अच्छा बोलना, ये सेकेंड बात है, लेकिन आपका काम अगर अच्छा है, आपका काम अगर ग्रेट है, मतलब ग्रेट वर्क, तो आपकी पहचान होती है। नहीं तो आपका काम अच्छा नहीं है ना, तो घर वाले लोग भी आपको नहीं पूछेंगे, ठीक है? काम अच्छा कीजिए, यूपीएससी निकालिए ना, सबसे अच्छा काम यूपीएससी निकालना। आप फील करें कि आप एक गोल्ड मेडलिस्ट है, आप क्या नाम उसका, नीरज चोपड़ा की तरह फील करेंगे जब आप क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये आपके, आप बस ये सोचिए, ये मेरे लिए गोल्ड मेडलिस्ट है, यूपीएससी क्वालिफाई करना, ये अच्छा एक ग्रेट काम है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा।
सिंसियर होके, है ना। बाकी नोट्स बनाते रहेंगे तो यही सिंसियरिटी है, चैट नहीं करना है, वो चैट वहां अपने इसका कीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ पर गांधी जी को जो ना, गांधी जी को फॉलो करते हुए, गांधी जी को खासकर की एक्टिविटी को देखते हुए ये बड़ा इम्प्रेस हुए। इम्प्रेस होने के बाद में इन्होंने खासकर इसके बाद में जो भी मूवमेंट चले, खासकर 1931 में नमक सत्याग्रह हो गया, ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि सॉल्ट सत्याग्रह, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, दोनों में कहीं न कहीं जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भाग भी लिए, पार्टिसिपेट किए, गांधी जी के साथ में किए, और ये दिखाता है कि कहीं न कहीं काम अगर आपका अच्छा हो तो लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। तो कहीं न कहीं ये गांधी जी और इनके बीच में एक संबंध छोटा सा हम इसको दिखाने की कोशिश की, लेकिन ये इनके बारे में थोड़ा सा कुछ और बातें बात कर लेते हैं कि ये आगे चलकर खाद्य और कृषि मंत्री भी बनते हैं। आपको बता दें कि जब संविधान सभा, जब ये आपका की बैठक स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम में एक तात्कालीन यानी टेम्पोररी जो आपके चेयरमैन जो बने थे, ठीक है, संविधान सभा की, ये आपके सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, और 2 दिन के लिए बने थे, 9 आपके जो दिसंबर थे 1946। इसके जस्ट 2 दिन के बाद जब सेकेंड मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को, तो इस टाइम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये आपके बनते हैं प्रेसिडेंट, यानी बोल सकते हैं कि उसके चेयरमैन बनते हैं। तो वहां वहां से लेकर इसके बाद से आपकी जर्नी, यानी कि आपका संविधान बन जाता है, उसके बाद भी ये पहले आपके भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं। तो इनकी तो अचीवमेंट बहुत बड़ी बड़ी है, ठीक है। लेकिन इनके साथ ये खाद्य कृषि मंत्री भी थे। जब ये खाद्य कृषि मंत्री थे, क्योंकि ये बिहार से जुड़े हुए थे और कहीं कहीं इनका एक मिट्टी से जुड़ाव भी था, तो इनके बारे ये इनका एक स्लोगन था, इनका एक नारा था, ठीक है, स्लोगन जिसको बोलते हैं क्या, ग्रो मोर फूड। इसको इंग्लिश में बोला गया ग्रो मोर फूड, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो है ना अधिक भोजन उगाए, भोजन यानी कि अनाज बोल सकते हैं, है ना। तो ये इंग्लिश से बोलते हैं ग्रो मोर फूड, तो इसका हिंदी कुछ ही है, तो इंग्लिश में लिखा हुआ, तो क्योंकि आपको ये पीडीएफ मिल जाता है आपको, हाँ ये बोलेंगे कि आपको शुरुआत में चाहिए तो शुरुआत में भी आपको पीडीएफ बनाकर हम दे देंगे, शुरुआत में भी। तो कुछ लोग इसे कमेंट किया सर डेली बेसिस मिल जाता तो अच्छा होता, ठीक है, आपके डेली बेसिस पर भी ये आपके इसके थोड़ा काम करना पड़ेगा। चलिए हम पक्का डेली बेसिस पर करवाते हैं, ठीक है, लेकिन ये आपको करवाएंगे, जैसे आज हो गया, आज का कल का, तो कल से हम स्टार्ट करवाते हैं, कल का भी हम दे देंगे, आज का दे देंगे, और इस तरीके से डेली बेसिस पर डेट वाइज हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, आप खुश होंगे। चलिए, तो ये हो गया इसका आपका स्लोगन। आगे हम बात करें, इनके कुछ राइटिंग्स भी है, इनके कुछ लेख भी हैं, राइटिंग्स और लेख की हम बात करें तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट राइटिंग जो कि एग्जाम में कभी प्रीलिम्स में मैच द फॉलोइंग करके पूछ लिए जाते हैं, देख लेते हैं क्या है। चंपारण में सत्याग्रह, ठीक है, ये नाम ही है, ये नाम है, ठीक है, या फिर इंग्लिश में सत्याग्रह एट चंपारण, इस नाम से 1922 में इन्होंने एक लेख लिखी, ठीक है, बहुत पॉपुलर भी हुआ, और ये किसके बारे में था, ये गांधी जी के बारे में था, ठीक है। ये इंप्रेस तो हुए, ये कब लिखे, बाद में ये लिखे, ये बाद में लिखे जब आपको मालूम चला कि 1918 में रॉयट एक्ट हुआ, 1919 में आपका जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, उसके बाद ये प्रभावित हुए थे उनसे, तो इसके बाद वो 1922 में ये जाके फिर लिखे, जब प्रभावित हुए उसके बाद में, ठीक है, पहले तो मानते नहीं थे कि गांधी वांधी कोई होता है। भारत विभाजित 1946 में एक और लिखते हैं किसके बारे में, तो इंडिया डिवाइडेड, इसके बारे में जब आपको मालूम है कि जब संविधान इलेक्शन होता है, इलेक्शन होने के बाद में संविधान सभा की गठन होती है, उसके बाद फिर मीटिंग्स होती है, 1949 को वो टाइम आता है, यानी कि 26 नवंबर 1949 जब ये ड्राफ्ट इनेक्ट अडॉप्ट होता है, फिर 26 जनवरी 1950 जब ये इम्प्लीमेंट होता है संविधान, तो इसके उसी के दौरान में 1946 में ये लिखा जाता है, और वही डेट वही साल में आत्मकथा भी लिखी जाती है, जो कि इन्हीं के बायोग्राफी होती है, बायोग्राफी इनके बारे में लिखी जाती है। एक ये 1949 में लिखी जाती है महात्मा गांधी और बिहार की कुछ यादें, ये भी इनके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो नाम यहाँ पर है प्लीज याद कर लीजिएगा, ये रट लीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं और डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक लास्ट में 1954 में लिखा गया बापू के कदमों में, इसके बाद में गांधी को जो पहले मानते नहीं थे, बाद में गांधी जी के बारे में देखिए, ये गांधी के बारे में, ये गांधी फिर आपके गांधी, मतलब ये 5 ही अगर यहाँ पर है तो 5 में 3 तो आपका गांधी जी के बारे में, ठीक है। तो ये इनकी कुछ अचीवमेंट रही है, इनकी कुछ ये रहा, ठीक है। चलिए अगला जो आर्टिकल है ये आपके एक एडिटोरियल से, मतलब एक जो सांसद टीवी है वहां से लिया गया, और वहां से सुनते हुए, अब वो चीज लिखित होती नहीं, अब हमें देखना पड़ता है उसको, अब देखते हुए आपके लिए कुछ चीजों को यहाँ पर खुद से टाइप करके हम समझ बना के लाए। क्या है, भारत के पूर्व को इंडो पैसिफिक से जोड़ना, यानी कि भारत के पूर्व, यानी कि इन आपके नॉर्थ ईस्टर्न का जो स्टेट है, यानी कि 8 सिस्टर जो बोलते हैं, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सब जो स्टेट है, इनको यहाँ पर किन से जोड़ने की बात है, इंडो पैसिफिक से, इंडो पैसिफिक इन प्रशांत, हिंद प्रशांत महासागर से, इससे जोड़ने की बात की जा रही है। कैसे जोड़ेगा, यहाँ से
तो आप ये सोचिए, जब आपको हम आईआर जब पढ़ा रहे थे तो हम आपको ये बोले थे कि नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न, ये यहाँ पर इनकी जो बाउंड्री है, खासकर ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इसकी बाउंड्री किससे मिलती है? तो म्यांमार से, म्यांमार से मिलती है। अब ये जो म्यांमार यहाँ से इसकी मिल रही है, तो म्यांमार के बारे में आपको थोड़ा बता दें कि म्यांमार एशियान जो ग्रुप है, एशियान जो कंट्री 10 देश इसमें, इसका ये पार्ट है। एशियान, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम जो कंट्री 10 देश, ये इसके पार्ट हिस्सा है। तो ये गेटवे हमारे लिए काम करता है, एक गेटवे है म्यांमार जो हमारी बाउंड्री सटी हुई है, एक गेटवे काम करता है। ये एशियन का पार्ट है। अब क्योंकि एशियन जो आपका साउथ चाइना सी में आता है और वो कहीं कहीं इंडो पैसिफिक से टच है, और इंडो पैसिफिक टच यानी कि हिंद महासागर और दोनों की बाउंड्री मिलती है। तो ये पूरी की बात कर रहा है कि इंडो पैसिफिक ओशन में किस तरीके से पार्टिसिपेट, अपनी जो रोल है इसकी क्या कैसे जो जोड़ सकता है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। बस थोड़ा चीजों को एक्सप्लेन करना है, चीजों की किस तरीके से जोड़ सकता है, क्या समस्या है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले पॉइंट ये बात करेंगे, जीएस पेपर 2 में आएगा, जीएस पेपर 2, क्योंकि ये आपका आईआर का पार्ट है, अंतरराष्ट्रीय जो संबंध है, इंटरनेशनल रिलेशन, ये इसका भी पार्ट हो गया। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि भू राजनीति के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कौन? एशिया। एशिया शुरुआत में ही, या थोड़ा हम इससे पहले बात करें, इंडो पैसिफिक जो वर्ड है ना, इंडो पैसिफिक वर्ड, ये वर्ड ऐसा नहीं कि बहुत पुराना ये वर्ड है, बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि पहले जो हमारे पीएम रहे हैं जो भी, ठीक है, इनका वर्ड करते तो थे, लेकिन जो बाकी कंट्री है, जो डेवलप्ड कंट्री, जो विकसित देश है, ये लोग मानते नहीं थे। मतलब हम लोग कोई चीज को जोड़ के बता रहे हैं, लेकिन वो लोग मानते नहीं थे। अब ये खासकर एक दशक से, मतलब ये एक दशक की बात करें, 10 साल से ये ज्यादा हाईलाइट में है। इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक, पहले क्या होता है? पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। अब इंडो पैसिफिक साथ में लोग बोलते हैं। इंडो पैसिफिक जो इंटीग्रेट, इसका जो एकीकरण हुआ ना, मर्जर जो हुआ ना, इसमें इंडिया की जो इंडियन ओशन, अभी एक आर्टिकल पहले किया ना, खासकर चाइना के जो एक मीटिंग रखा है, फोरम बनाया था हिंद महासागर के लिए, तो इसके लिए भी ये आपका आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपस में लिंक कर सकते हैं इस चीज को, क्योंकि इंडो पैसिफिक की हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर इंडो भी है, पैसिफिक भी है। तो इंडो पैसिफिक की सुरक्षा के लिए यहाँ पर क्वाड बनाया गया, पैसिफिक ओशन की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, आपका व्यापार करने के लिए, पीस के लिए, शांति के लिए, सुरक्षा के लिए। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि पैसिफिक, इंडो पैसिफिक का जोड़ दे यहाँ पर, तो इम्पोर्टेंस जो कंट्री खासकर यहाँ पर जिनका प्रेजेंस है, यूएसए का भी आपको मानना है कि यहाँ पर प्रेजेंस इसका है, बाकी सारे कंट्री, डेवलप कंट्री का भी यहाँ प्रेजेंस है, यूके का भी है, तो यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है ना। और इंडिया चाहता है कि बाकी सारे डेवलप कंट्री का जो एक झुकाव है खासकर इस रीजन में हो। ठीक है, आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एशिया जो वर्ड है ना, एशिया, ये शुरुआत से ही बोल सकते हैं कि ये खासकर जो भू राजनीति के गुरुत्वाकर्षण केंद्र शुरुआत से रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा एक कॉन्टिनेंट हो गया, उप महाद्वीप, ठीक है, एशिया महाद्वीप। इसमें आपके चाइना भी है, दो कंट्री जो यूएनएससी का पार्ट है, इनकी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पार्ट भी है इस मामले पे भी। साउथ एशियान जो है ना, ये भी आपका जो आपका एशियन जो नेशन है, ये भी आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के बाद में, यूरोपियन संघ के बाद में कोई भी एक सक्सेसफुल एक अगर रीजनल पावर बन के कोई उभरा है तो एशियान ही है। जो भी एक क्षेत्रीय पावर की हम जो बात करते हैं, यूरोपियन यूनियन की पहली बात इसलिए होती है क्योंकि वो उनके पास अपना एक पार्लियामेंट भी है। पहला ऐसा एक यूरोपियन एक क्षेत्रीय संघ है जिनका एक अपना एक पार्लियामेंट है, जो हर एक कंट्री की जो एमपी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद एशियन का नाम आता है, एशियन दूसरे में आता है। तो इसलिए यहाँ पर दूसरे जो कंट्री है इसकी इंपॉर्टेंस कहीं कहीं यहाँ बढ़ जाती है। ठीक है, आगे थोड़ा हम बात करते हैं कि ये जो एशिया है ना, ये जो एशिया है, इसमें यहाँ पर जो है ना, भारत जो है ना, एशिया की तरफ देखना स्टार्ट कब करता है? देखना स्टार्ट करता है 1992 में, जब पीवी नरसिम्हा राव का जो गवर्नमेंट जब था 1992 में, 1992 में, उस टाइम ये शुरुआत होता है। क्यों, क्या कारण था? क्योंकि इसके पहले जो था ना, यूएसएसआर जो है ना 15 टुकड़ों में बढ़ चुका था, और इंडिया भी ने भी देखा कि कहीं न कहीं दो पोल की जब हम बात कर रहे थे, खासकर एक यूएसए के पोल, एक यूएसएसआर का पोल, है ना, दोनों एक अपनी अपनी आइडियोलॉजी के लिए फाइट कर रहे थे, एक कम्युनिस्ट, एक कैपिटलिस्ट, एक लोकतंत्र, एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हार जो होती है, जो ब्रेक हुआ उसकी हार हुई, यानी कि जो कम्युनिस्ट है, यानी कि यूएसएसआर की हार होती है, और यूएसएसआर से इंडिया की अच्छी बनती थी। अब इंडिया को ये लगा कि यार अब मेरे लिए जो ट्रस्टेबल जो पार्टनर था, एक दोस्त जो था, अब ये तो हार चुका है, तो हमें कहीं और भी देखने की नीड है, और भी कहीं में देखने की, लुक मारने की भी नीड है। तो लुक के लिए हमें यहाँ पर एक अच्छा और साथ में समीप में एक सामने में एक पार्टनर मिला, एशियान। ठीक है, तो यहाँ हमने निकाला क्या? लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी हमने यहाँ पर स्टार्ट किया 1992 में, ये 1992 में ये स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद में यहां तक हम लोग बस देख रहे थे
ठीक है। हम लोग बहुत एक्टिवली हम लोग यहाँ काम नहीं कर रहे थे, काम हो रही थी लेकिन बहुत एक्टिवली नहीं हो रहा था। लेकिन इसके बाद में यहाँ पर जो मोदी गवर्नमेंट आती है 2014 में, तो 2014 में ये यहाँ पे लाया जाता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी कि आप यहाँ एक्ट भी होगा, अब यहाँ काम भी होगा अच्छे से, बेटर तरीके से। हमने पहले क्या देखा लुक, हमने देखना स्टार्ट किया क्योंकि आपका डिसइंटीग्रेशन हुआ था आपका यूएसएसआर का, तो इसके बाद हमने देखना स्टार्ट किया हमने कहीं और, तो सामने मिला एशियान नेशन, इसमें 10 कंट्री है, ठीक है। पहले भी बहुत हम बात कर चुके हैं। इसके बाद मोदी गवर्नमेंट 2014 एक्ट ईस्ट पॉलिसी लेके आते हैं, और भी जो एशियान और भारत के संबंध को बनाने के लिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि भारत एशियान जो ग्रुप है क्या इसका पार्टनर है, क्या इसका ये हिस्सा है सदस्य? नहीं, ये हिस्सा है, ये डायलॉग पार्टनर, ऑब्जर्वर है। मतलब एक टर्म यूज करते हैं, आपने आई होप की बहुत सारे आर्टिकल करवाए भी है, तो एशियान प्लस करते हैं, ठीक है। एशियान की डिफेंस की मीटिंग हुई थी, एशियान डिफेंस मिलिट्री मीटिंग, एशिया ADMM, ये आर्टिकल हम करवा चुके हैं, ठीक है। नोट्स बना रहे होंगे तो आई होप कि आपको याद होगा। तो ADM की मीटिंग हुई थी, तो उसी में आपका ये आपका जो प्लस था ADM प्लस का, ठीक है। तो ADM प्लस प्लस जब भी बात करते हैं तो उसमें 8 कंट्री और जोड़ लीजिए, तो 8 कंट्री और जोड़ेंगे कितना होगा? तो 10 पर 18 होगा। तो उस 8 में से इंडिया भी है, उस 8 में से चाइना भी है, 8 में से यूएस भी है, ठीक है। तो यहाँ पर एशियन वो कंट्री है जो कि जो साउथ चाइना सी में, जिसकी खासकर पैसिफिक ओशन में, ठीक है, साउथ चाइना सी में जिसकी बाउंड्री लगती है। और इंडिया आता है कहाँ पर? इंडिया साउथ एशिया में आता है, साउथ ईस्ट चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, सॉरी, साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्री आते हैं, यानी कि वो आपके एशिया की पार्ट है, 10 है उसमें, ठीक है। और इंडिया आता है साउथ एशियन कंट्री में, यानी दक्षिण, और ये आपका दक्षिण पूर्वी में आता है, इसलिए तो इंडिया पार्टिसिपेट हो जाता है। कोई नहीं, इंडिया तो पार्टिसिपेट कर ही रहा है, इंडिया तो भाग ले रहा है हर मीटिंग्स में ऑलमोस्ट। तो ये प्लस के हम ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आगे हम बात करते हैं इसमें कि नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है ना, ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए और कैसे हम लोग जोड़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये कि नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है, पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है आपका, ये स्ट्रेटेजिकली यानी कि रणनीतिक तौर पे और आर्थिक तौर रूप से ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिकली हम क्यों बोले? क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपके छोटा सा चिकन नेक कॉरिडोर है ना, वहां से अगर चाइना अगर वहां पर पहुंच जाता है, डोकलाम के रास्ते एक बार ट्राई किया लेकिन वो फेल हो गया, तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो पूरा एक कनेक्शन है नॉर्थ ईस्टर्न से वो कट ऑफ कर देगा। तो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, एक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि हमारे लिए गेटवे, हमारे लिए एक द्वार है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में डेवलपमेंट होगी, जैसे जापान तो इसमें यहाँ डेवलपमेंट करता ही है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट। जापान एक अच्छा पार्टनर है, खासकर हमारे जो पूर्वोत्तर जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ पर एक निवेश करने के लिए, अच्छा यहाँ विकास करने के लिए जापान इंडिया की एक अच्छी जुगलबंदी चलती है। इसके बाद यहाँ पर आर्थिक रूप से बात करें तो जितना डेवलपमेंट यहाँ, जितना विकास होगा, जितना यहाँ पर अच्छा टेरेन होगा, टेरेन मतलब वो ट्रेन नहीं, मतलब जितना आपका जो भौगोलिक क्षेत्र यानी कि जो प्लेन एरिया होगा, यहाँ पर क्या हिल एरिया बहुत ज्यादा है, तो जितना मूवमेंट अच्छी होगी, ट्रांसपोर्टेशन जितना अच्छा होगा, उतना ही लिंक अच्छा होगा, कनेक्टिविटी है ना, मेन स्ट्रीम से जुड़ना। तो मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमें वहां पर सड़क, हाईवे, रेल नेटवर्क हमें स्टैब्लिश करने पड़ेंगे। हमने कोशिश भी की है इसके लिए, ऐसा नहीं करने की है। इसके लिए हमने म्यांमार से एग्रीमेंट किए, सितवे पोर्ट हमने बनाया, ठीक है, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है ना, ये आपका सी रूट, रोड, हाईवे दोनों रूट है। फिर हम लोग बांग्लादेश से भी कनेक्टिविटी की है, बांग्लादेश से भी हम लोग जो चट्टोग्राम जो आपका पोर्ट है, चट्टोग्राम जो बंदरगाह है, और जो आपका मोंगला पोर्ट है, यहाँ भी हम लोग कहीं कहीं इंडिया, हम लोग वहाँ एक्सेस मिला हुआ है। इंडिया वहां पर भी चीजों को मतलब एक्सेस कर सकता है ना, अपने शिप को वहां रोक सकता है और मतलब स्टे कर सकता है। तो ये भी चीजें हमने पहले भी देखे हुए, बहुत सारे हमने बात की है। तो एक ही बार में इतना आर्टिकल, जितना जो इस क्लास में पहले नए होंगे उनके लिए थोड़ा बहुत टफ होने वाला, क्यों? इतना सारा कंटेंट एक ही बार दिमाग में जाएगा, तो मतलब हो सकता है या तो बेहोश हो जाएगा, या फिर ये होगा कि यार छोड़ देते, यूपीएससी नहीं करना हमें, कुछ और कर लेते हैं। लेकिन जो लोग शुरुआत जुड़े हुए तो उन्हें मालूम है कि सर ये सब तो बातें करती रहती है, तो सर के लिए मतलब खेल की बात है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर दक्षिण पूर्वी एशिया का प्रवेश द्वार देखिए, यहाँ पर गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया कौन सा? तो ये आपका म्यांमार की बात कर रहे हैं। देखिए, म्यांमार के जरिए के रास्ते जो नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है, जो पूर्वोत्तरी जो क्षेत्र है, ये आपके गेटवे, ये आपका एक प्रवेश द्वार, किसके लिए? तो हमारे लिए, खासकर जो इंडो पैसिफिक हम जो बात कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक यानी कि हिंद प्रशांत महासागर की जो बात कर रहे हैं, जो रीजन, वहां से जोड़ने के लिए ये हमारे लिए गेटवे है, एक द्वार है, ठीक है। तो ये द्वार और इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें यहाँ पर जो एंगेजमेंट है, यानी कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि म्यांमार से एक रिलेशनशिप को बनाना, अच्छा संबंध म्यांमार के जरिए एशियान से बनाना। एशियान से अच्छा होगा तो हमारे लिए ऑटोमेटिक जो इंडो पैसिफिक जो रिलेशन की हम बात करें उससे अच्छा होगा। कहीं ना कहीं क्वाड की हम बात करते हैं, क्वाड में जो 4 कंट्रीज में शामिल है आपका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस,
तो इसमें इस मीटिंग में भी जब भी इसका एक्सरसाइज होता है, जब भी व्यायाम होता है, तो इसमें भी हम लोग कुछ कंट्री को इनवाइट कर सकते हैं जो भी एशियन कंट्री है, तो हमारी इससे रिलेशन और भी मजबूत होगी कि यार यहाँ ये लोग बड़े बड़े कंट्री है, हमें एशियन कंट्री से लोगों को यहाँ पे इन्वाइट कर रहे हैं, तो एक अच्छा एक रिश्ता बन सकता है। बहुत सारे रास्ते हैं, मतलब आप अपने तरीके से भी सोचेंगे, ऐसा नहीं कि जो एक्सपर्ट बताएंगे वही बताएंगे, हम तो कुछ कुछ अपने आप से ही बोलते हैं, अपने साइड से भी कुछ एक्सपर्ट वाली चीजें हम बोल देते हैं कि ये होना चाहिए, वो छोटी छोटी बातें होती है जो मतलब से हम लोग एक एक गांव का इंसान ना बड़ा ही दिमाग अच्छा होता है, ठीक है, जो वो बड़ा तरीका अपना है ना, टेक्निक निकाल लेता है कहाँ से क्या करना चाहिए, ठीक है, चीजों कैसे क्या करना चाहिए, तो उस तरीके से आप अपने तरीके से भी दिमाग में सोच सकते हैं क्या तरीका और हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग एक जो मुख्य एक बोल सकते हैं हमारे लिए एक मेन जो डोर बन के निकलेगा वो आपका म्यांमार अच्छा संबंध, क्योंकि म्यांमार में बहुत देखिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि म्यांमार में जो हमारे से संबंध जो हमारे हैं खासकर इंडिया का, अब नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है यानी पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है वहीं से बनेगा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि वहां पर कहाँ गए, वहां पर जो है ना खासकर ऐसे देश को हमें आर्थिक जो महत्व है वो हमें देना चाहिए, है ना, हम लोग इकोनॉमिकली उसको हम हेल्प करें, ठीक, इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा। प्लस यहाँ पर ये कि चाइना सॉरी इंडिया और जापान दोनों मिलकर ना एक यहाँ पुल बना रहे हैं, धुबरी फूलबाड़ी पुल एक है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर में, ये भी जो डेवलपमेंट अगर होगा तो ये पुल बनेगा तो इनकी जो कनेक्टिविटी है जो संपर्क है वो कहीं ज्यादा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखते हैं कि अगर हम लोग हिंद महासागर, हिंद प्रशांत महासागर, हिंद प्रशांत की हम बात करें, क्षेत्र की बात करें, इसमें हम जोड़ने के लिए हमारे पास अगर हम इससे चाहते हैं कि किसे जुड़े, तो इसके सामने हमारे पास कुछ चुनौती भी है। तो वो चुनौती क्या है, ये आपको एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको तब लिखने होते हैं, तो आपके लिए हम बहुत कुछ टू द पॉइंट लिखते आए आए। तो तस्करी जो कि आप बोल सकते हैं स्मगलिंग, आप देखते होंगे कि खासकर जो गोल्डन ट्रायंगल वाला जो पार्ट है, जैसे भारत ये हो गया, ये भारत हो गया, ठीक है, तो भारत का ये जो हिस्सा है ना इसको बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल, ये वाला हो गया गोल्डन क्रिसेंट, ये पहले भी बोल चुके हैं। तो गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रिसेंट, ये आपका, तो इसमें म्यांमार भी है, इसमें यहाँ पर चाइना भी है, चाइना का यूनान प्रोविंस हो गया, म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, थाईलैंड हो गया, ये चार कंट्री मिलके बनाते हैं गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है, जहां पर ओपियम की खेती होती है, ओपियम यानी कि ड्रग्स की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से ट्रांसफर इंडिया में होता है। यहाँ की हम बात करें तो आपके पश्चिम में, तो पश्चिम में आपके ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, आपका फिर अफगानिस्तान हो गया, जहां पर ओपियम की खेती होती है। यहाँ से भी पंजाब वाले एरिया में आप देखते होंगे, वहां पर जो ड्रग्स की जो सेवन है अब वो लोग ज्यादा करते हैं, क्यों, सप्लाई ज्यादा हो रहा है, जो जिसकी सप्लाई होगी वो लोग कंज्यूम करेंगे, जहां पर जिसकी सप्लाई हो रही है उसकी होती है। अब सोचिए वहां पंजाब में गेहूं होता है, गेहूं लोग खाते हैं, आटा रोटी खाते हैं, कहीं चावल, चावल ही खाएंगे क्योंकि सप्लाई वही हो रहा है। तो ड्रग्स की खेती और सप्लाई हो रहा है, तो ड्रग्स ही वहां पर कंज्यूम करेंगे। ये एक मजबूरी भी है एक, और ये मजबूरी हैबिट से बन गई है, ठीक है। आज ज्यादा ही कुछ स्पीड बोल रहे हैं, हमें से लग रहा है खुजली जैसा। चलिए, तो ये हो गया, इसको यहाँ से मिटाते हैं। अब यहाँ आगे बात करते हैं इसमें कि क्या क्या और भी चुनौतियां हैं। जो मादक पदार्थ की तस्करी यानी कि जो ओपियम ड्रग्स होती है इसकी ट्रैफिकिंग होती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा अपराध यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय, जो आपको मालूम है कि म्यांमार में और जो आपके इंडिया के साइड में जो आपके नागालैंड वाला जो पार्ट है, ग्रेटर नागालैंड की डिमांड करते हैं। कुछ ऐसे भी इंसर्जेंट विद्रोही कुछ ग्रुप है, विद्रोह ग्रुप, जो डिमांड करते रहते हैं कि हमारी एक अलग से कंट्री बननी चाहिए। और कैन की ऑपरेशन जो एक सनराइज था, वो भी चलाया गया था इंडिया साइड से, आपने और आपको बोल भी थी वो देखने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि ये चीजें एक इशू में होती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा अपराध हो गया, विद्रोही गतिविधियां, इंसर्जेंसी हो गया, शरणार्थियों की एक एक आमद बोल सकते हैं कि आप इसमें इनफ्लो ऑफ रिफ्यूजीज, ये भी कहीं ना कहीं इसका आगमन होता है। मैं जो क्या उसको बोलते हैं, रोहिंग्या मुस्लिम्स को लेकर के हम बात करें, वहां पर जो इंडिया म्यांमार में जो संबंध है, खासकर वहां की जो आंतरिक जो मामले हैं, खासकर घरेलू जो आपके जो राजनीति जो उठा पड़ के जो चल रही है, कभी मिलिट्री कभी गवर्नमेंट, तो ये आप क्लास देख सकते हैं कहाँ पर, पूरा हम इसको करवाए हुए, ठीक है, IR को लेकर, वहां आप देख सकते हैं इस चीज को, और देख के इस चीज को रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चीजों को इसके सेंस से बता रहे हैं, ठीक है। चीन की दुर्भावनापूर्ण गतिविधियां, चीन की भी यहाँ पर फुटप्रिंट देखी जाती है, किस तरीके से चीन पता क्या करता है, वो आसाम में, जब आपको मालूम होना चाहिए 1979 की हम बात कर रहे हैं, जब उस टाइम उल्फा यानी कि क्या था एक उसका यूनियन लिबरेशन ऑफ आसाम ऐसे कुछ था, ठीक है, ULFA, ठीक है, यूनियन लिबरेशन ऑफ फ्रंटियर ऑफ आसाम ऐसे कुछ था उल्फा। तो उल्फा जो कि एक बोल सकते हैं कि एक विद्रोही एक गतिविधियां में खासकर उसका एक हाथ था, तो उसको चाइना फंडिंग दे रहा था। ये भी आपको हम शायद उस क्लास में बताए होंगे। तो उल्फा को लेकर हम बात करें, या फिर हम बात करें म्यांमार में, तो म्यांमार में भी चाइना का जो प्रेजेंस है वो आप देख सकते हैं, वहां पर बहुत सारे पोर्ट्स को भी कहीं कहीं बनाया है, चाइना की बात करें तो इनके साथ भी रिलेशन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और चाइना भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वहां पर, तो इसलिए वहां का रिलेशन एक अच्छा है, फुटप्रिंट देखने को मिलता है।
मिलिट्री रिगार्डिंग भी चीजें ऑप्शन डील होती है म्यांमार चाइना के बीच में। तो चाइना के यहाँ प्रेजेंस है, चाइना के यहाँ पे बोल सकते हैं गतिविधियां देखी जाती है, ठीक है। डोकलाम का हो गया, डोकलाम के जरिए कहीं एंट्री मारने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ हम लोग अच्छे से इसको खदेड़े यहाँ से। चरमपंथी और विद्रोह समूह हो गया, ठीक है, यानी कि जो एक्सट्रीमिस्ट और इंसर्जेंट जो ग्रुप होते हैं, खासकर जो डिमांड करते हैं हमें चाहिए अगला देश, दूसरा देश, ठीक है। विकास और विकासात्मक चुनौतियां जो होती है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल जो चैलेंजेस होती है, डेवलपमेंट के नाम पर जब भी सरकार वहां कुछ करती है तो वहां पर जो विद्रोही जो ग्रुप होते हैं, खासकर चरमपंथी जो विद्रोह समूह होते हैं, ये खासकर उसमें अड़चन डालते हैं कि और ये कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो नक्सलवाद होते हैं, ये लोग चाहते हैं कि नहीं कि जो छत्तीसगढ़ है, दंतेवाड़ा जो एरिया, वहां चाहते नहीं कि यहाँ पर विकास हो। क्यों विकास होगा तो कहीं की जो पब्लिक होंगी, गाँव की पब्लिक, वो लोग सरकार के झांसे में फंस जाएंगे, नहीं सरकार ने यहाँ पे विकास कर दिया, सरकार अच्छी है, वे ये है वो है ऐसे। तो ये वो नहीं चाहते सरकार की गुणगान हो, इसके लिए यहाँ पर सरकार हो, पुलिस हो, आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, इससे गुणगान वो नहीं चाहते। और इसके लिए बहुत सारे आपको मालूम है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए बहुत सारा इसका एक अलग से टॉपिक भी है, आंतरिक सुरक्षा को लेकर, तो वो भी कभी कभी हम डील कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये भी आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके लिए आगे की राह क्या हो सकती है, आगे की राह क्या हो सकती है, तो आगे की राह के लिए आपको मालूम है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो हमारे पास में है, जो कि 2014 में स्टार्ट किया था मोदी जी के द्वारा, तो इसको यहाँ पर आप ये बोला गया कि इसको व्यापक रूप से व्यापक कार्यान्वयन करने की रीति, यानी कॉम्प्रिहेंसिवली इसको आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि बिना एक्ट ईस्ट पॉलिसी नाम का ना हो, ये काम का हो, इसके लिए यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से जो कार्यान्वयन है इनकी व्यापक तरीके से इसको लाने में इसको सहयोग करें। सीमा और जो कनेक्टिविटी का जो प्रबंधन है, यानी कि जो बॉर्डर का जो मैनेजमेंट है, सीमा की जो बात करें, बॉर्डर की बात करें, यहाँ पे मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि जब भी मैनेजमेंट बिगड़ेगा तो ये जो ग्रुप है ना, विद्रोह समूह चरमपंथी, ये लोग एंटर होंगे, इंसर्जेंट ग्रुप एंटर होंगे, जो लोग अलग देश की डिमांड करते हैं, ये लोग एक्टिव होंगे, फिर अटैक करेंगे, फिर डिमांड पूरा मतलब करने की डिमांड करेंगे। ये चीजें ना हो, इसके लिए यहाँ पर कनेक्टिविटी की जो है फैसिलिटी ये आपकी अच्छी होनी चाहिए। जापान की साइड देखिए, जापान किसमें हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि जापान जो है ना, जापान आपको मालूम है कि नॉर्थ ईस्टर्न जो पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट निवेश अच्छा करना किया है भारत के साथ मिलकर। तो ये एक अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है कि जापान को और भी इन्वॉल्व कीजिए, कि आप यहाँ आओ और भी यहाँ निवेश करो। गुजरात को भी बाद में कर लेना, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर कर लो नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है, इसके बाद आप कहीं और कर लेना, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद रोजगार के अवसर, अब यहाँ पर जितने सबसे बड़ा एक इशू है, ये वहाँ का इशू नहीं है, पूरे भारत का इशू है कि जो एम्प्लॉयमेंट, जो रोजगार की हम जो बात करते हैं, रोजगार के लिए हमने यहाँ पर मतलब सरकार को जो है ना, अब मतलब इसी स्कीम्स तो चला के रखे हुए, ठीक है, क्योंकि हम एक मैक्सिमम बात की थी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में, तो यहाँ पर भी जो गवर्नमेंट है और भी कुछ नई नई स्कीम्स लेके आ सकते हैं, जो कि अभी के टाइम में ऐसा नहीं कि ओल्ड मॉडल कुछ रोजगार के स्कीम्स लेके आ रहे हैं, कुछ मतलब और भी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो फैक्ट्रीज है, जो कंपनीज वहाँ भेजनी चाहिए, ताकि वहाँ पर भी जो फैक्ट्री सेटअप हो, एम्प्लॉयमेंट मिले, रोजगार मिले, ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा इसके बारे में, इस आर्टिकल में आगे चलते हैं। अगला जो आर्टिकल ये आपका है जबरन धर्म परिवर्तन के बारे में, यानी कि आप बोल सकते हैं फोर्सिबल रिलीजियस कन्वर्जन के बारे में। ये आपका आर्टिकल है जो कि पेपर 1 में भी आ सकता है, जो कि आपका कम्युनलिज्म सेक्युलरिज्म जो आपका वर्ड है सोसाइटी पार्ट है, उसमें आपका कवर हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पर सेकंड 2 में भी आएगा, क्योंकि पॉलिटी का भी ये पार्ट है, ठीक है। तो दोनों के ये पार्ट है, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 में आपका ये कवर हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये कहा कि हालांकि दान का स्वागत है, इनकी जो चैरिटी है, जो हम दान देते हैं चैरिटी, ये स्वागत है, ठीक, कोई बात नहीं, तो इसमें डिफरेंट रिलीजन हो, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, क्रिश्चियन, जो भी इसको दे रहा, कोई नहीं दिक्कत नहीं, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हैं, किसी भी धर्म के लिए आप दे सकते हैं। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब जो हज यात्रा के लिए जब जाते हैं, तो इवन कि मेरे जहाँ पर घर है वहां पर भी जाते हैं, तो हम लोग सब आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई, ठीक है। तो हम लोग वहां पर जो लोग जाते हैं ना, हम लोग कितना मतलब एक वेलकम के तरीके से हम उसको मतलब उनको कुछ पैसे वैसे जहां तक हो सकता है हेल्प करते हैं, पूरा गांव वाला हेल्प करता है, ठीक है। गांव नहीं, छोटा सा सिटी की तरह। तो ये जो पूरा मोहल्ला है ना, पूरा मोहल्ले के लोग सपोर्ट करते हैं, जाते जो विदाई होता है ना, उस तरीके से हम लोग भेजते हैं, फिर आते हैं, फिर वहां से, ठीक है, हम लोग सेलिब्रेट मतलब अच्छे से, ठीक है। कहीं कहीं पर भाईचारा भी है, और कहीं कहीं कुछ जो असामाजिक जो तत्व है ना, इस भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज हम यहाँ बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये बोला गया कि दान तो यहाँ पर ठीक है, चलेगा, दान का स्वागत करते हैं, जो कि कहीं कहीं सब लोग कहीं इन्वॉल्व होंगे। इसका उद्देश्य भोले भाले लोगों को धर्मांतरित करना नहीं होना चाहिए। अब इसका उद्देश्य ये नहीं कि आप चैरिटी दे रहे हैं तो आपके मन में कुछ खुरबाते चल रहा है कि यार ये मेरे धर्म में कन्वर्ट हो जाए, ये वाली एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये एक स्टेटमेंट कहा है बस। लेकिन क्या हमें इतना ही पढ़ना है? नहीं, क्योंकि हमारे पास एक टॉपिक आ गया जबरन धर्म परिवर्तन। क्या ये कहानी ये मतलब नहीं है? कहानी ये बहुत पुरानी है। कहानी बहुत पुरानी इसलिए भी है क्योंकि ये शुरुआत से, अगर हम बात करें 1995 की बात करें, तो उस टाइम से
1995 जो कि सरला मुद्गल केस की बात करें, अभी इसके केस में थोड़ा बता रहे हैं, या फिर लिली थॉमस जो आपका बाइगेमी जो केस था 2000 की, यहाँ की बात करें, यहाँ से लेकर जो पोस्ट आपका जो कन्वर्जन है ये निकल के आता है। कैसे आता है, तो कुछ हम बेसिक वाली बात करते हैं। बेसिक ये कि रूपांतरण की बात चल रही है, ठीक है, कन्वर्जन की। तो कन्वर्जन की जो बात है ना, साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आप किसी भी धर्म को मानते हैं, वैसे भी हमारा संविधान क्या कहता है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 जो अनुच्छेद है, आपको मालूम है कि अपनी रिलीजन का प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपेगेट आप फैला सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना, अब उसको आप मान सकते हैं। अब ये भी है कि आप मानो चाहे ना मानो, ये आपके ऊपर है, लेकिन आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। तो आर्टिकल 25 ये कहता है ये आपके ऊपर है, आपकी कॉन्शियस के ऊपर में आपको मानना या नहीं मानना है, ठीक है। यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, प्रोपेगेट एंड कॉन्शियस ऑफ रिलीजन्स, यानी कि आप अपने रिलीजन्स को किससे आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस, प्रोपेगेट, प्रोफेस, इनकी प्रैक्टिस करना, प्रोफेस करना, बोलना, प्रचार करना, ये आप कर सकते हैं। लेकिन फोर्सली, जबरन कन्वर्जन, ये चीजें वर्ड कहीं लिखी हुई नहीं है। तो इसको लेकर यहाँ पर जो मुद्दा थोड़ा सा गर्म हुआ है, और ये मुद्दा अभी नहीं, बहुत पहले से चलता आ रहा है, ठीक है। तो ये देखा हमने अनुच्छेद 25, 28 जो कि हमें कहीं कहीं जो हमें एक धर्म के आधार पर जो स्वतंत्रता हमें दी हुई है, 25 से 28 तक में आपका, ठीक है, रूपांतरण को लेकर ये आपका मौलिक अधिकार में नहीं आता है। देखिए, कन्वर्जन आपके फंडामेंटल राइट्स में नहीं आते। अगर ये स्टेटमेंट कहीं होता है तो आपको बिल्कुल गलत करना है। आपकी मर्जी का आप माने या ना माने किसी धर्म को, ये भी है, नहीं भी मान सकते, ये भी है, लेकिन फोर्सफुली किसी को मनवाना ये आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है। ये तो आप मालूम चला कि ये मौलिक अधिकार, सर ने ऐसे कुछ बोला तो उल्टा पुल्टा सुने होंगे और चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, ये नहीं है। यहाँ पर दो केस की बात, लिली थॉमस और आपके जो सरला मुद्गल केस है 1985 में, इस दो केस की बात करते हैं। ये केस इसलिए था क्योंकि यहाँ पर बाइगेमी यानी कि दो जो विवाह है इसके रिगार्डिंग एक केस निकल के आया था 1995 के। लिली थॉमस की बात करें तो सही सुन लीजिए, कहानी सेम ही है कि एक पर्सन है, हिंदू पर्सन है, ठीक है, वो एक कपल है, ठीक है, वो एक लड़की शादी वो किया, और कुछ देर बाद में उसे उस लड़के को ये लगा कि हमें छोड़ देना चाहिए, ठीक है, हमें दूसरी शादी करनी चाहिए। अब दूसरी शादी के लिए अब इसके पास में आप ये कर नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इसके लिए कानून बना हुआ है, अधिनियम, कौन सा, तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955, इसमें साफ से बोला गया है जब तक आप डाइवोर्स नहीं देते हैं, जब तक आप तलाक नहीं देते हैं, ठीक है, तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। और तलाक देने के लिए आपको मालूम है इतना आसान तो होता नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें लिखी हुई है। लेकिन यहाँ पर लिली थॉमस वाले केस में जिसके पति थे, तो यहाँ पर हस्बैंड ये कहता है कि यहाँ पर एक तरीका है कि हम अपने जो रिलीजन से, धर्म, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, और इसके लिए वो शादी किया। शादी करने के बाद अब वो शादी किया, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर इंटेंशन उसका क्या था, तो रिलीजन्स कन्वर्जन ही था, ना उसको कोई फोर्स किया, वो इसलिए किया क्योंकि उसकी दूसरा शादी उसे करनी थी। तो इंटेंशन उसे धर्म के ऊपर नहीं था कि धर्म में हम बड़ा, हमें रुचि है, ठीक है, इसलिए दो शादी हम कर लेते हैं, इससे वो इस्लाम कबूल कर लिया। अब इस्लाम में वो दो शादी वो कर सकते हैं, और तलाक के लिए 3 बार तलाक बोलना है वो आसान है। तो कुछ लोग इसलिए भी हो जाते हैं कि वहां पर शादी के लिए बड़ा मतलब लिबरल और आसान नियम कानून है, इसलिए भी होते हैं। ट्रिपल तलाक आ गया, ये लोग भी परेशान हो गए, ठीक है, चलो वो बात नहीं करेंगे, यहाँ बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिली थॉमस केस 2000 में जो आया था, और 1995 का एक सरला मुद्गल केस, ये हमेशा इंपॉर्टेंट है। जितने भी केस यहाँ लिखे हुए हैं ये मतलब आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, आप आर्टिकल जहां ही पढ़ लीजिए, और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए ना तो ऐसे केसेस को लिखिए कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जजमेंट दे चुके हैं, जो खासकर फोर्स्ड कन्वर्जन की बात करें या फिर शादी की बात करें। शादी को लेकर यहाँ पे यहाँ साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आर्टिकल्स में ये कहा कि अगर आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो अगर आपका जो मोटो, जो इंटेंशन है, जो आप कॉन्ट्रैक्ट जो आप साइन किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो शादी की कॉन्ट्रैक्ट, ये अगर आपका मोटो एक शादी करने के लिए है, ऐसा नहीं कि आपको धर्म में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, तो ये आपका नल एंड वॉइड होगा, यानी कि ये आपका नहीं माना जाएगा, यानी कि आपका, आपके ऊपर यही जो अधिनियम वही चलने वाला है। अगर आप पहले से हुए, मतलब पहले से कन्वर्ट हुए, उसके बाद शादी की है, मतलब ये दोनों लिंक नहीं है, कन्वर्जन और शादी लिंक नहीं है, तो ये अलग मैटर है। लेकिन आप आपका मोटो, आपका इंटेंशन गलत है, तो ये आपका इसी एक्ट के अकॉर्डिंग आपके ऊपर चार्ज लगने वाले हैं, और इसमें 3 साल से 6 साल की सजा भी है, ठीक है। आईपीसी धारा लगती है 494 और 495 लगती है, ठीक है, जो भारतीय दंड संहिता है उसका जो सेक्शन 494, 495 ये लगता है, मतलब ऐसा कोई ना करे, ठीक है, दूसरी बात। इसके बाद फिर यहाँ पर और एक केस आता है 2018 में। आपको मालूम हो कि अधीरा एक फीमेल लेडी थी, जो कि एक मुस्लिम एक लड़के शादी की, सफीन जहां, ठीक है, सफीन जहां उसका नाम था। तो जब ये केस किया, जब ये हुआ, तो खासकर जो लड़के के पिता थे उन्होंने ये केस दायर किया कि और ये केस का नाम था सफीन जहान बनाम अशोकन के एम, उनके पिता का नाम था अशोकन के एम नाम था, ठीक है। उन्होंने केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, तो ये बोल के कि मेरी बेटी को जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया शादी के नाम पर। शादी करना एक सेकंड मोटो है, लेकिन धर्म परिवर्तन करवाया गया, ये बोला गया। अब जब ये बोला गया
तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया, हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेप में ये बोला गया कि राइट टू जो मेरी है, यहीं से क्वेश्चन बना था और इसी साल में बना था। तो 18 में क्वेश्चन पूछा गया था 19 वाले प्रीलिम्स में कि कुछ स्टेटमेंट बना बोल दिया गया, बोला गया कि आपका कौन सा आर्टिकल, ये आपका कौन सा आर्टिकल कवर होगा। एक कपल है, शादी करना चाह रहा है आपस में, एक किस आर्टिकल में आपका ये कवर होगा। तो आपका राइट टू सॉरी आर्टिकल 21 का अनुच्छेद 21 का, क्योंकि उसी में आपका राइट टू चॉइस है। राइट टू चॉइस में राइट टू मेरी भी है। तो अपने चॉइस से शादी करना, अगर आप 21 18 प्लस हो चुके हैं तो ये बात वहां बोला गया, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो ये वो केस था 2018 में आया था और 19 में क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते फिर पूछेंगे, 12 पूछेंगे जब भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपको मालूम है बहुत सारी जो राज्य है ना, बहुत सारे राज्य है ना, इसमें बहुत सारे कानून बना चुके हैं। जैसे गुजरात भी है, छत्तीसगढ़ भी है, एमपी भी है। तो अपने अपने यहाँ पर एंटी कन्वर्जन जो लॉ है, यानी कि गुजरात धर्मांतरण विरोधी कानून, यानी धर्मांतरण विरोधी कानून हर एक स्टेट वो ला चुका है। रिसेंट की बात करें तो यहाँ पर गुजरात ने तो 21 में इसको लाया हुआ है। 21 में ये बोला गया कि जब भी आप शादी भी करें, शादी करने एक चॉइस है, ठीक है, चॉइस किस में आता है, तो राइट टू लाइफ में आर्टिकल अनुच्छेद 21 में। तो ये हमारा मौलिक अधिकार है। जब मौलिक अधिकार है तो इसमें साफ साफ ये जो धर्मांतरण के विरुद्ध जो कानून लाया गया, इस फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार के विरुद्ध होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये प्रावधान है कि आप शादी कर रहे हैं, आप ये दोनों एग्री भी है, दोनों अलग अलग धर्म के, तो आपको फिर भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम से, यानी कि आईएएस ऑफिसर पूछना पड़ेगा। पूछेंगे, आप एग्री है कोई बात नहीं, माता पिता एग्री है कोई बात नहीं, आप पूछेंगे तभी होगा। ये क्या मतलब हुआ? इसमें तो राइट टू जो चॉइस है, अपनी चॉइस का जो अधिकार है वो तो आप खो दिए ना। और राइट टू चॉइस क्योंकि मौलिक अधिकार है, हम डीएम की चॉइस से क्यों चले? तो ये चीजें क्वेश्चन मार्क उठ रहेगी 2021 में, खासकर जो ये गुजरात का जो ये विरोधी कानून जो आया था, इसमें ये प्रावधान थे। तो ये कहीं अगेंस्ट है हमारे मौलिक अधिकार के, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अब इसमें आपका कुछ पॉइंट और भी निकल के आता है, ठीक है। एक सेकंड, इसी में इसके में कुछ पॉइंट और भी निकल के आता है कि इसको लेकर क्या करना चाहिए। इसको लेकर ये करना चाहिए कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ये कि सरकार इसको लेकर कानून लेके आए कि खासकर ट्रिपल तलाक तो लेके उनकी लाइक जो खासकर इंटेंशन, जिसका इंटेंशन गलत हो धर्म परिवर्तन के लिए, उनके लिए सख्त से सख्त कुछ मतलब पॉलिसीज, कुछ योजना लेके आए, मतलब योजना कानून लेके आए ना, तो योजना खुश हो जाएगा वो, कानून लेके आए। ये चीज ऑप्शन हो सकती है। तो ये आर्टिकल रहा इसके रिगार्डिंग सब कुछ, ठीक है। आई होप कि पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। एक आर्टिकल छूट गया, लेकिन हमें मेरे पास टाइम की कमी है, तो इसको हम लोग कल वाली क्लास में देख लेंगे, ठीक है। ज्यादा ये इतना ही था, एक आर्टिकल छूट गया बस, कोई बात नहीं। तो ये रहा समग्र के बारे में एनसीईआरटी, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसके लिए जो ऑफर अवेलेबल है, ये आपका 50% का आइस 50 आपको ओपन कोड यूज करते हैं तो आपको ये चीजें अवेलेबल हो जाती है। फीचर्स की बात करते हैं, यहाँ पर आपके 600 प्लस आवर्स इसमें क्लासेस मिलते हैं, वर्क बुक इसमें, पीवाईक्यू है, क्लास पीडीएफ इसमें रिगार्डिंग है। रहा आपके जो क्लास के जो पीडी एप्लीकेशन, सॉरी एग्जामपुर के, तो एग्जामपुर के एप्लीकेशन जो लोग डाउनलोड नहीं किए, तो इसके लिए आपको करना क्या है, प्ले स्टोर जाना है मोबाइल के, वहां पर आपको सर्च करना एग्जामपुर, एक इंटरफेस आएगा सरकारी नौकरी प्रे, ठीक है। इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे और अपने नाम को रजिस्टर करेंगे। और इस तरीके से जितने फीचर्स जो कि एग्जामपुर आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, आपको इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें अनलिमिटेड क्विज एंड प्रैक्टिस के बारे में, फ्री प्रीवियस शॉर्ट क्वेश्चन पेपर्स के बारे में, ऑल इंडिया एक्सक्लूसिव टेस्ट के बारे में बात करें, फ्री पीडीएफ आपको मिल जाते हैं, स्ट्रक्चर्ड पेड कोर्सेज, जॉब सेलर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं फ्री में, ठीक है। फिर भी कुछ डाउट्स हो मन में, कुछ क्वेरीज हो, तो इसके लिए आप यहाँ पर इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जो हमारी टीम है वो हमेशा तैयार रहती है। हम फिर भी कभी कॉल नहीं लगता है, बिजी होता है, तो उसके लिए आप नीचे वाले नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी, ठीक है। नीचे दिए हुए गूगल फॉर्म में आप फिल कर सकते हैं, जो लोग यहाँ पर नए हैं अपने कुछ भी डाउट्स के लिए खासकर, और कैसे हम आगे जो आपको गाइडलाइंस मिल सके इसके रिगार्डिंग गूगल फॉर्म नीचे है, तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लास कैसी लगी आप अपना फीडबैक जरूर दें, ऑफलाइन फीडबैक यानी ऑफलाइन, यानी कि आप क्लास के होने के बाद में नीचे जो कमेंट होता है उसमें अच्छा फीडबैक, गुड फीडबैक दोनों आप दे सकते हैं। आपके गुड और बैड दोनों का वेलकम है। और क्लास को शेयर भी क्या कीजिए, क्लास के बाद भी, क्लास से पहले भी, ताकि और भी लोग जुड़ सके। और क्लास के रिगार्डिंग आपकी फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरूर दीजिएगा। और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।